हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे होंगे। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 11-12 की बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लियर है बच्चों। और अगर अभी तक आपने अभी हमारा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है, अगर आपने प्रीवियस 4 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं बेटा तो प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से उन चारों चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करें और कोई भी डाउट उनसे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ लें। और चैप्टर नंबर 5 में ऑर्गेनाइजिंग में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है ये हमने समझा था। फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हमने समझी थी बच्चों। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमने समझा था। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा था और हमने डेलीगेशन, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा था। आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग के प्रीवियस लेक्चर्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग के प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन बेटा डेलीगेशन से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब डेलीगेशन एक नैरो कॉन्सेप्ट है और डिसेंट्रलाइजेशन उससे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर को ज्यादा लेवल पर शेयर करते हैं ताकि ज्यादा अच्छी तरीके से डिसीजन लिए जा सके। डिसेंट्रलाइजेशन एक एक्सपेंशन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, डेलीगेशन का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो नंबर ऑफ डिसीजंस होते हैं, कितने लोग डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी उनके पास, वो इसमें इंक्रीज हो जाती है। मतलब इसमें जो अथॉरिटी होती है, डिसीजन लेने की पावर होती है, वो इंक्रीज हो जाती है मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पास, जिससे क्या होता है अच्छे तरीके से डिसीजंस ग्राउंड लेवल पे लिए जाते हैं और बिजनेस अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाता है। जैसे हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो 1992 से पहले इंडिया में भी 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री की थी और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट्स की होती है। लेकिन फिर सरकार को लगा कि हाँ, इंडिया जैसे बड़े देश के अंदर एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी होनी चाहिए ताकि लोकल लेवल के जो इश्यूज है वो लोकल लेवल पे सॉर्ट कर दिए जाए, क्योंकि लोकल लेवल के इश्यूज को लोकल लेवल का ज्यादा आदमी अच्छे से समझेगा। तो 73rd नंबर का अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और लोकल गवर्नमेंट आई। लोकल गवर्नमेंट के भी 2 पार्ट थे, एक लोकल गवर्नमेंट रूरल एरिया में रहेगी और एक लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरिया में रहेगी। रूरल एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट रहेगी उसे हम पंचायती राज कहते हैं, जिसमें सरपंच के चुनाव होते हैं। और अर्बन एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट रहेगी उसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, नगर निगम जिसे हम कहते हैं। पंचायती राज का जो अमेंडमेंट था वो 73rd नंबर का था और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अमेंडमेंट था वो 74 नंबर का था। तो ये जो पावर को शेयर किया गया लोकल गवर्नमेंट को, ये भी एक डिसेंट्रलाइजेशन का ही पार्ट है। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन को ज्यादा लोगों के बीच में, डिसीजन मेकिंग पावर को ज्यादा लोगों के बीच में शेयर किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लेवल्स होते हैं आपको पता है, 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जब आप डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं सभी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और क्या डेफिनेशन हो सकती है सर इसकी, व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर इज शेयर्ड विद लोअर लेवल। जब लोअर लेवल के साथ, जैसे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है वैसे ही एक बिजनेस के अंदर जब डिसीजन मेकिंग पावर को लोअर लेवल के साथ शेयर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर को क्या करना, लोअर लेवल के साथ शेयर करना। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए सबऑर्डिनेट। हेनरी फेयोल क्या बोलते हैं कि हर वो चीज जो एक सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर देता है उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और हर वो चीज जो एक एम्प्लॉय की या सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को कम कर देता है उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर को लोअर लेवल के साथ शेयर करना। हेनरी फेयोल ने इतनी अच्छी डेफिनेशन दी है कि जब जब एक सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज किया जाता है उस कॉन्सेप्ट को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और जब जब एक सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को रिड्यूस किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको सेंट्रलाइजेशन समझना पड़ेगा।
सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल या किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप के हाथ में रहती है, उससे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब कंपनी के मेजर डिसीजंस अगर सिर्फ टॉप लेवल के जरिए लिए जा रहे हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल से कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो वो कंपनी सेंट्रलाइज्ड कंपनी कहलाएगी। अब याद रखना सर, एक बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सेंट्रलाइज भी नहीं हो सकती, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज भी नहीं हो सकती। डिपेंड करता है उसकी साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं कहीं पे सेंट्रलाइज डिसीजन लेने पड़ेंगे और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं कहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर को क्या करना पड़ेगा बेटा? शेयर भी करना पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, जिनके बारे में उनको नॉलेज ज्यादा होती है। द टॉप मैनेजमेंट विच में ओनली भी डायरेक्टली इंसोसिएटेड विद इंडिविजुअल ऑपरेशन, तो वो तभी काम हो पाएगा बेटा जब आप उनको डिसीजन मेकिंग पावर दोगे। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सर ऑर्गेनाइजेशन को कैसा होना चाहिए, तो ना ही पूरी सेंट्रलाइज रहेगी वो, ना ही पूरी वो डिसेंट्रलाइज रहेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब ये दोनों का बैलेंस बना के आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, क्योंकि अकेले सेंट्रलाइजेशन से भी आप काम नहीं कर पाओगे, अकेले डिसेंट्रलाइजेशन से भी आप काम नहीं कर पाओगे। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो मैंने बता दिया। When power to take decision with the apex of the management, जब डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होती है, उसे सेंट्रलाइजेशन हम कहते हैं। और जब इस तरीके का कॉन्सेप्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है तो उसे हम सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। क्लियर माय पॉइंट बेटा? चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन करने के फायदे क्या होते हैं? डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट। जब आप डिसीजन मेकिंग पावर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करते हैं तो सबऑर्डिनेट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है बेटा? क्योंकि आपने लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको थोड़ी ज्यादा फ्रीडम दी है कि वो अपने लेवल पे डिसीजन ले। अब जब वो डिसीजन लेंगे तो जाहिर सी बात है वो इनिशिएट करेंगे, किसी काम को शुरुआत करेंगे, डिसीजन लेने की पावर उनके अंदर जनरेट होगी। गलतियां होने के चांसेस हैं, लेकिन हाँ, इसमें एक इनिशिएटिव भी मिलता है बेटा किसको? सबऑर्डिनेट को। सेकंड, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो सबऑर्डिनेट होता है उनको अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपने उनके साथ डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर किया है। तो वो चाहेंगे कि वो अपने 100% बेस्ट परफॉर्मेंस दें, अपनी 100% कैपेबिलिटी से काम करें। इससे क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन से जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके मैनेजरियल टैलेंट जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और वो भविष्य में एक अच्छी लेवल पर क्या कर सकते हैं बेटा? पहुंच सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटीज क्विक डिसीजन मेकिंग एट द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल को डिसीजन मेकिंग पावर दे देंगे तो उससे क्या होगा बेटा? डिसीजन फटाफट ले लिए जाएंगे। अब आपको हर चीज के लिए अप्रूवल लेने के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा बेटा? फटाफट से आप काम कर पाएंगे, फटाफट से काम को कंप्लीट कर पाएंगे। रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो टॉप मैनेजमेंट का काम थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम दे दी है डिसीजन लेने की। तो इससे क्या होता है? जो वर्कलोड होता है टॉप मैनेजमेंट का वो थोड़ा सा कम हो जाता है और वो अदर इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शंस पे क्या कर पाते हैं? कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। फैसिलिटेट ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप ज्यादा ऑटोनॉमी देते हो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को या डिवीजन को या डिपार्टमेंट हेड को, जिससे क्या होता है? वो इस तरीके से काम करते हैं जो उनके डिपार्टमेंट में फटाफट से काम और अच्छी तरीके से काम हो, जिससे क्या होता है? वो 100% कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हैं, जिससे कंपनी का गोल क्या होता है? इंक्रीज होता है। बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन से आप इवेल्युएट कर सकते हो हर एक इंडिविजुअल की वर्क की परफॉर्मेंस को, उनकी कंट्रीब्यूशन को, उनके ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट को कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव अटेन करे हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर। मैनेजमेंट अडॉप्ट कंट्रोलिंग पॉलिसी एंड टेक्निक्स फॉर फेसिंग दिस चैलेंज। मैनेजमेंट के पास टेक्निक होती है कंट्रोलिंग की और पॉलिसीज की, ताकि वो इन चैलेंजेस को फेस कर सके। तो यस, बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के जो हमने पढ़े थे। आई होप यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। और जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऑर्गेनाइजिंग की केस स्टडीज के साथ। इसी केस स्टडी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।